नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की जो हमारी मंथली सीरीज चलती है, तो आज के इस वीडियो में दरअसल जो जनवरी 2025 मंथ वाला जो संग्रह था वो छूटा हुआ था। इसमें बहुत ऑलरेडी देरी हो चुकी है, कुछ परेशानी थी, कुछ प्रॉब्लम थी जिस वजह से ये छूट गया था और ये लगातार मतलब इसमें देरी होती रही। लेकिन फाइनली अब यहाँ पर जनवरी 2025 से संबंधित इस क्लास में हम वो सारे प्रश्न आपको कराएंगे जो इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और आपको बता दूं, सारे तथ्यों को लेकर हम यहां पर डिटेल में चर्चा करेंगे, साथ ही उनसे मिलते जुलते जितने भी फैक्ट होंगे पूरी की पूरी जानकारी यहां पर आपको देखने को मिलेगा। आप इस बात का ध्यान रखेंगे, अब बिहार में आयोजित होने वाले किसी भी एग्जाम की, खास करके जहां पे करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, आगामी 71वीं बीपीएससी टीआरई, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, पुलिस कांस्टेबल आदि किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। अच्छा, बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इस कोर्स के जरिए आप हमारे तमाम मटेरियल, खास करके जो डेली, मंथली, ईयरली करंट अफेयर्स होते हैं, इसका टेस्ट सीरीज होता है करंट अफेयर्स का, यानी करंट अफेयर्स की जो संपूर्ण तैयारी है आप इस कोर्स के माध्यम से कर सकते हैं। कुछ विशेषताएं यहाँ पर लिखी गई हैं, जो लोग इच्छुक हैं जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आप लोग बार बार पूछते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, तो जो अभी इस क्लास में हम देखने वाले हैं जनवरी 2025 से संबंधित प्रश्नों को, तो हर मंथ इसी प्रकार से 2 पीडीएफ आपको मिलता है। एक बिहार स्पेशल का होता है, जो कि एक्चुअली यहाँ पे बोर्ड में हम पढ़ा रहे हैं, यही वाला पीडीएफ आपको मिलता है। और उसके बाद एक राष्ट्रीय, खास करके बिहार, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का विस्तृत जो संग्रह होता है, वो चीजें हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इस कोर्स के माध्यम से आप ये चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के पहले प्रश्न से। अच्छा, एक बात ये ध्यान रखिएगा, जो भी पहली बार अभ्यर्थी इसको ज्वाइन करेंगे आप में से कोई, तो ये कूपन कोड को जरूर अप्लाई कीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी ये फिलहाल ऑफर आपके लिए उपलब्ध है, तो इस कोर्स में ये कूपन जरूर अप्लाई कीजिएगा। खास बात यहाँ पर यह है कि प्रिंटेबल मटेरियल आपको मिलेंगे और जिस तिथि से ज्वाइन करेंगे तभी से आपका प्लान स्टार्ट होगा। यानी कि अगर मान लीजिए आज आप ज्वाइन करते हैं अगले 1 साल के लिए, तो 1 साल तक मटेरियल आपको मिलेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि एप्लीकेशन पे अभी से पुराने जितने भी मटेरियल है, यानी कि 2024 का, 2023 का, वो सारा आपको निःशुल्क मिल जाएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि आगामी किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से तकरीबन आपको 1.5 साल का करंट अफेयर्स को कवर करना है। अगर हो सके 1.5 साल तो पढ़ना ही पढ़ना है, और हो सके तो 2 साल तक का, खास करके 1.5 साल के बाद वाला जो रिमेनिंग 6 महीना है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा। अच्छा, यहां पर अब हम सेशन की शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो के, आज के इस क्लास के पहले प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न है कि 25 जनवरी 2025 को हुई पद्म पुरस्कारों के घोषणा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ध्यान दीजिए, यहां पर हमें 4 विकल्प देखने को मिलता है। पहला कि 2025 में 139 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये घोषणा हुई थी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या। अच्छा, इस वर्ष 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या ये घोषणा हुई थी 139 विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने को लेकर। देखिए, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को मरणोपरांत पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा हुई थी, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा हुई थी, तो ये भी सत्य है। फाइनली यहाँ पर एक विकल्प हमें दिखता है, उपयुक्त तीनों विकल्प सत्य है, तो फाइनल आंसर यहाँ पर हमारा यही होगा, विकल्प नंबर डी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो टॉपिक है, एक्चुअली हम बात यहाँ पर कर रहे हैं पद्म पुरस्कारों की। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 वाले, ये तो एक्चुअली 2025 वाला है, 2023 वाले से आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था पेपर मेसी कला से संबंधित, जो सुभद्रा देवी थे। अब यहां पर देखिए विस्तृत चर्चा हम करेंगे, उनमें से कुछ पॉइंट यहां पर आप देख रहे हैं। देखिए, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या 25 जनवरी 2025 को वर्ष 2025 के लिए पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई। घोषणा के अनुसार इस वर्ष 139 महान हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा, जिनमें की 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जानकारी है। 139 पद्म पुरस्कारों में 7 पद्म विभूषण है, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल है। अच्छा, इनमें 2 पॉइंट और है। 139 पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 23 महिलाएं शामिल है, और साथ ही इसके अतिरिक्त 10 विदेशी या फिर एनआरआई, पीआईओ या फिर ओसीआई कैटेगरी के व्यक्ति इसमें शामिल है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, इस वर्ष 2025 की बात करें तो बिहार को एक पद्म विभूषण मिला, जो कि शारदा सिन्हा के रूप में, एक पद्म
भूषण जो कि सुशील कुमार मोदी के रूप में, और इसके अतिरिक्त 5 पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की एक्चुअली घोषणा अभी हुई थी 2025 में, 25 जनवरी को। आपको ये ध्यान रखना है कि ओवरऑल यहाँ पर 5 1 6 1 7 पद्म पुरस्कार 2025 में बिहार को मिला है। अब ये कौन कौन सा नाम इसमें शामिल है, दो तो आप जान चुके हैं, पद्म विभूषण और पद्म भूषण को लेकर। एक्चुअली अब पद्मश्री की यहां पर बात करते हैं, वो कंप्लीट सूची हम देखते हैं। 2025 में जो एक्चुअली घोषणा हुई थी 139 पद्म पुरस्कारों में से बिहार के संदर्भ में, तो यहां पर वो चीजें हमने बाकायदा लिख भी दिया है। बिहार कोकिला शारदा सिन्हा को मरणोपरांत कला कैटेगरी में, यानी कि इस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा भी थी। और ये रहने वाले एक्चुअली ये जो मूल निवास है इनका हुलास एक जगह है सुपौल में, यहाँ की रहने वाली है। जबकि वहीं पर पद्म भूषण की बात करें जो कि भारत का द्वितीय नहीं बल्कि तृतीय सर्वोच्च सम्मान है। नागरिक पुरस्कारों में भारत रत्न सबसे ऊपर है, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण और चौथे नंबर पर पद्मश्री। तो पद्म भूषण पुरस्कार की बात करें तो सुशील कुमार मोदी को मरणोपरांत सार्वजनिक मामलों के लिए सम्मानित किया गया था, वे पटना के मूल निवासी हैं। जबकि वहीं पर हम यहाँ पर अगली कैटेगरी पद्मश्री की बात करें तो इसमें किशोर कुणाल जो कि मुजफ्फरपुर के हैं सामाजिक सेवा के लिए, फिर भीम सिंह भवेश जो कि आरा भोजपुर के हैं, इन्हें भी सामाजिक कार्य के लिए, निर्मला देवी जो कि मुजफ्फरपुर की है, ये सूजनी कला के लिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, हेमंत कुमार जो कि भागलपुर के हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में जो उत्कृष्टता है, जो उत्कृष्ट कार्य है, इसके लिए इन्हें सम्मानित करने को लेकर घोषणा हुई। अगला है विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज जो कि जमुई के रहने वाले हैं, इन्हें जो सम्मानित किया करने को लेकर जो घोषणा हुई अन्य अध्यात्मवाद के लिए हुई। तो बिहार के संदर्भ में 2025 को लेकर ये जो जानकारी है पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में, इसे आपको मेरे ख्याल से विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यहां से एग्जाम में प्रश्न बनने की हमें प्रबल संभावना नजर आती है। देखिए इसी प्रकार की जानकारी हमने आपको पिछले साल दिया था 2024 में, जब खास करके 132 महान हस्तियों को सम्मानित किया गया था। इनमें आपको ध्यान रखना है कि बिहार को जो एक्चुअली पद्म पुरस्कार मिला था, यहां पर वो जानकारी है। देखिए 2024 में बिहार को एक भारत रत्न भी मिला था, 49वां भारत रत्न था क्रम के दृष्टिकोण से। हालांकि अब तक बिहार ने अब तक कुल मिला के 53 महान हस्ती को भारत रत्न मिल चुका है। लेकिन एक्चुअली बिहार के संदर्भ में बात करें तो सामाजिक कार्य के लिए कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मानित किया गया था। और आपको ये ध्यान रखना है कर्पूरी ठाकुर के ही शासन काल में 1977 में 1977 में बिहार में प्रथम बार शराबबंदी कानून लागू हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। अब एक्चुअली बात कर रहे हैं 2024 के संदर्भ में पद्म पुरस्कारों को लेकर के, तो पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक कार्य के लिए। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, पिछले साल 2023 में मतलब इनका निधन हुआ था। बिंदेश्वर पाठक 1970 के दशक में सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किए थे 1970 के दशक में। ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा मत सोचेगा कि अभी 2025 को लेकर चीजें निकल कर आ रही है तो 2025 ही पूछा जाएगा। हो सकता है कि 2024 से भी प्रश्न देखने को मिले। इस प्रकार का पैटर्न इस समय एग्जाम को लेकर चलता है। देखिए पद्म भूषण की बात करें तो चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को मेडिसिन में उत्कृष्ट कार्य के लिए, पद्मश्री पुरस्कार की बात करें तो अशोक कुमार विश्वास जो कि टिकुली कला के लिए। आपको यह ध्यान रखना है कि इन्हें टिकुली कला का भीष्म पितामह भी कहा जाता है, इन्हें यह संज्ञा दी गई है। उसके बाद सुरेंद्र किशोर, इन्हें साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के लिए सम्मानित किया गया। अच्छा, बिहार से संबंधित ये एक ऐसे शख्स रहे 2024 में पद्म पुरस्कार को लेकर, जब यह घोषणा हुई, सम्मान समारोह आयोजित हुआ, ये बीमार थे, नहीं जा पाए थे यहाँ पर पुरस्कार समारोह में, तो इनके घर पर जाके इन्हें सम्मानित किया गया था। अगला यहाँ पर पॉइंट है राम कुमार मल्लिक को ध्रुपद गायन कला शैली के लिए, फिर उसके बाद शांति देवी पासवान और फिर उनके पति शिवम पासवान को मधुबनी या फिर मिथिला पेंटिंग्स में जो गोदना कला शैली, इनके लिए इन्हें सम्मानित किया गया। तो 2024 में अगर हम बात करें पद्म पुरस्कारों में बिहार को कितना पुरस्कार मिला, एक पद्म विभूषण, दूसरा पद्म भूषण, और वही पद्मश्री में बात करें तो 3, 4, 5 और 6, कुल मिला के 7 नाम इसमें शामिल जरूर है, लेकिन पुरस्कार मिला 6। लेकिन इस वर्ष 2025 में जो घोषणा हुई, इसमें हमें 7 पुरस्कार देखने को मिलता है। यहाँ पर आप वो चीजें देख सकते हैं, 5 हो गया पद्मश्री में और 2 हो गया पद्म विभूषण और पद्म भूषण में क्रमशः।
अब यहाँ पर देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी, खास करके यहाँ पर हम बात करेंगे कि अब तक के बिहार से संबंधित कितने महान हस्ती को भारत रत्न मिल चुका है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको यहाँ से इंटरव्यू तक भी मतलब मदद मिल सकती है। ये ऐसा प्रश्न है कि इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, भारत रत्न बिहार के संदर्भ में बात करें तो पहली बार 1961 में डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को मिला था, 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, फिर 1998 में जयप्रकाश नारायण को, फिर 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, फिर 2024 में कर्पूरी ठाकुर को। यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको दे दूं, दरअसल बात हो रही है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। अच्छा, इस समय अगर हम बात करें तो एग्जाम में खास करके इस प्रकार के पैटर्न बने हैं, कथन को लेकर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। दरअसल यहाँ पर अगर हम उदाहरण दें आपको, जैसे राजेंद्र प्रसाद की ही बात करें तो ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, और आपको ध्यान रखना है सिवान जिले की जीरादेई में इनका जन्म हुआ था। जन्मस्थान यहीं पर है, एक्चुअली बिहार से मूल रूप से ये संबंधित है। तो ये जीरादेई जो स्थल है सिवान में, महात्मा गांधी ने इसे तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था, या फिर इसे तीर्थ स्थल की संज्ञा दिया था। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं या फिर जाते हैं। एक्चुअली में मैं उदाहरण आपको दूं, दरअसल आपको ऐसे पूछा जाएगा कि सिवान जिले के जीरादेई ग्राम को निम्नलिखित में से किन्होंने तीर्थ स्थल की संज्ञा दिया है, तो ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी इसका राइट आंसर होगा। अच्छा, इसके अतिरिक्त जयप्रकाश नारायण को लेकर जो एक्चुअली बात हो रही है, संपूर्ण क्रांति आंदोलन के जनक कहा जाते हैं। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा, संपूर्ण और क्रांति अगर हम बात करें दो शब्द की, ये दो शब्द पहले से विद्यमान है, लेकिन एक साथ ये दोनों शब्द का प्रयोग, संपूर्ण क्रांति, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही किया गया था। आपको ये ध्यान रखना, केंद्र में जो उस समय तत्कालीन अगर समय की हम बात करें, जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, उसे उखाड़ फेंकने के लिए इन्होंने ये संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। अच्छा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की जो एक्चुअली यहाँ पर बात हो रही है, एक्चुअली अगर इनके बारे में बात करें तो बक्सर डुमराव में इनका जन्म हुआ था। और आपको ये ध्यान रखना, बिहार में जन्मे एक ऐसे शख्स हैं जिन्हें भारत के चारों सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अच्छा, कर्पूरी ठाकुर जी को अभी हाल ही में 2024 में भारत रत्न मिला है, और मैंने आपको अभी क्या बतलाया, 49वां भारत रत्न है क्रम के दृष्टिकोण से। हालांकि अब तक 13 नहीं बल्कि 53 महान हस्ती को भारत रत्न मिल चुका है। चलिए आते हैं दूसरे प्रश्न पे। इंपॉर्टेंट है प्रश्न है कि गांधी मैदान पटना में 76वें गणतंत्र दिवस की अवसर पर 15 विभागों की झांकी निकाली गई। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, अच्छा यहाँ पर एक शब्द छूट गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। एक्चुअली हम यहाँ पर सत्य कथन को पहचान करने को लेकर ये प्रश्न आपके बीच रखे हैं। देखिए, इसमें जो विकल्प आपको दिख रहा है ये आपको कई बार फंसा सकता है। बहुत सारे लोग इसमें फंस भी सकते हैं, जिनको मान लीजिए ये प्रश्न के बारे में जानकारी नहीं है, वो इस प्रकार से हिंट लेंगे। अच्छा, विकल्प नंबर डी में यहाँ पर एक विकल्प है, उपयुक्त में से तीनों विकल्प सत्य है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे होंगे, इसको भी एग्जाम हॉल में मतलब टिक करेंगे अगर जिनको इनके इस प्रश्न के बारे में जानकारी नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर जो बात हम कर रहे हैं, प्रथम पुरस्कार जो मिला है, जो प्रथम पुरस्कार जो मिला, ये आपको ध्यान रखना उद्योग विभाग को मिला है। ठीक है, अब इसको लेकर एक्चुअली यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे विस्तार से। फिलहाल ये ध्यान रखिए, इसमें केवल एक ही जो कथन, एक ही जो मिलान है यहाँ पर, प्रथम पुरस्कार उद्योग विभाग को मिला, यही इसका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर ए। अब आइए इसको हम डिटेल में समझते हैं। दरअसल इस वर्ष 26 जनवरी 2025 को 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। गांधी मैदान पटना में 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुल 15 विभागों की झांकियां निकाली गई। साथ ही इसके परेड में 20 टुकड़ियां भी शामिल हुई। अच्छा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना उद्योग विभाग की झांकी, जो कि आपको बता दो ये बढ़ता निवेश, बढ़ता रोजगार, ये इसका निर्धारित थीम है, यानी कि इस विषय पर ये आधारित था और पहला पुरस्कार से इसे सम्मानित किया गया है। अच्छा, यहाँ पर एक्चुअली हम जो 15 झांकियों की बात कर रहे हैं, 15 विभागों की झांकियों की, वो चीजें भी हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो शीर्ष 3 झांकी रही, एक तो उद्योग विभाग की झांकी पहले स्थान पर बढ़ता निवेश, बढ़ता रोजगार विषय के साथ। फिर द्वितीय स्थान की बात करें तो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की झांकी, जो कि पशु चिकित्सा बस एक कॉल की दूरी पर, ये इस थीम पर आधारित था। लेकिन इसमें हमें एक और विभाग की झांकी दूसरे नंबर पर देखने को मिलती है, ग्रामीण आजीविका मिशन की, जो कि बकरी पालन पर मतलब ये झांकी केंद्रित था। इसमें ये सारी चीजें दर्शाई गए थे। और तृतीय स्थान पर जो झांकी रही वो खेल विभाग की झांकी, ये परिश्रम से पदक,
ये इसका निर्धारित थीम था, यानी कि इस विषय पर ये आधारित था। अच्छा, यहाँ पर ये तो बेस्ट जो तीन झांकी रहा वो बात हमने किया। अगला यहाँ पर पॉइंट है कि बेस्ट परेड प्रोफेशनल में एसएसबी को पहला स्थान मिला, जो हम यहाँ पर एक्चुअली बात कर रहे हैं। इसमें बेस्ट परेड प्रोफेशनल में एसएसबी पुरुष कैटेगरी को पहला स्थान मिला, जबकि नॉन प्रोफेशनल में जेल पुलिस को प्रथम स्थान मिला महिला कैटेगरी में। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर इस संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। आइए जो 15 विभागों की झांकी को लेकर एक्चुअली हम बात कर रहे हैं उसकी कंप्लीट सूची को यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, इसमें कई सारे जो पॉइंट हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये 15 का 15 आपको याद रखने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं है। देखिए, यहाँ पर आपको बता दूं, ये दूसरा नंबर जरूर ध्यान रखिएगा, पहला नंबर जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की अगर हम थीम की बात करें तो नशा मुक्त बिहार, खुशहाल बिहार परिवार। और अगला है नगर विकास एवं आवास विभाग की झांकी, जो कि पिंक टॉयलेट विषय पर आधारित थे। फिर उद्योग विभाग को जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त एक और यहाँ पर ये 7 नंबर वाला भवन निर्माण विभाग की जो झांकी थी बापू टावर थीम पर आधारित थी। और इसी प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा खेल विभाग की झांकी, जो कि ये परिश्रम से पदक तक खास करके इस थीम पर आधारित था। शिक्षा विभाग की झांकी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे ये तो हमने अपनी ओर से बता दिया। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, पिंक टॉयलेट मतलब जो यहाँ पर ये इसका थीम है, इसी तर्ज पर रिसेंटली बिहार सरकार ने पिंक बस खास करके महिलाओं के लिए शुरू करने की बात कही है। तो ये चीजें फिलहाल यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ये कंप्लीट सूची। अच्छा, यहाँ पर जो एक्चुअली हम बता रहे हैं आपको, ये संबंधित जो झांकी है ये 76वें गणतंत्र दिवस से संबंधित है। यहाँ पर कंफ्यूज मत कीजिएगा, 2025 में 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, तीसरा प्रश्न है कि बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार योद्धा सम्मान योजना की शुरुआत की है, बताएं कि यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न मुझे ध्यान आ रहा है, यहाँ पर जो गणतंत्र दिवस की एक्चुअली हम बात कर रहे हैं। चलिए, ये प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो खास करके 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, खास करके राजपथ पर मतलब मुख्य अतिथि के तौर पर, या फिर अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ गणतंत्र दिवस के अवसर पर, भारत के मुख्य अतिथि इस वर्ष कौन थे? आपको कमेंट करके बताना है और ये है बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आते हैं यहां पर इस प्रश्न में कि बिहार योद्धा सम्मान योजना की शुरुआत की है, बताइए कि यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। दरअसल ये संबंधित है अवैध खनन से। जो अवैध खनन इस समय बिहार में हो रही है ये उससे संबंधित है। आइए चीजों को डिटेल में समझते हैं। देखिए, बिहार में अवैध जो बालू खनन है इसको रोकना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इससे क्या होता है कि जो पर्यावरण को खास करके जो बहुत नुकसान होता है, मतलब यहाँ पर अगर देखें अवैध जो बालू खनन होता है वो बड़े पैमाने पे होता है, तो कटाव बहुत ज्यादा हो जाता है। इससे क्या होता है कि जो खास करके लोगों को परेशानी होती है और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, मतलब कटाव की समस्या बढ़ जाती है, नदी का जो जलस्तर होता है वो गहरा हो जाता है, और भी बहुत सारी चीजें इसमें सम्मिलित है। ओवरऑल ये कहा जाए ये अच्छी बात नहीं है। इसी को रोकने की दिशा में सरकार बहुत प्रकार की मतलब चुनौतियों का सामना कर रहा है, और अभी हाल ही में आपको ध्यान रखना है इसे रोकने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग लगातार कई स्तरों पर काम कर रही है। लेकिन आपको यहाँ पर यह ध्यान रखना है, रिसेंटली इसमें एक नया अपडेट ये निकल कर आता है कि विभाग ने अवैध उत्खनन के बारे में सूचना देने वाले व्यक्ति को, यहां पर बांझ नहीं, यहां पर एक्चुअली बैंक होगा, यहां पर मिस टाइपिंग हुआ है, पता नहीं ये कैसे हो गया। ये बैंक खातों में आपको ध्यान रखना इनाम की राशि भेजने का फैसला लिया है। ठीक है, ये यहाँ पर हम बैंक खातों की बात कर रहे हैं, किसी कारणवश ये मिस हुआ है, ये टाइपिंग में गलती हुई है। तो प्रत्येक व्यक्ति के बैंक खातों में मतलब यहाँ पर पैसे भेजने की मतलब एक प्रकार की घोषणा मतलब योजना शुरू की है दरअसल, जिसके लिए हाल ही में सरकार ने बिहार योद्धा सम्मान योजना की शुरुआत की है। और सरकारी आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में 24 लोगों को इस योजना के तहत सम्मानित किया गया। दरअसल ये है क्या, देखिए यहाँ पर वो चीजें हमने लिखा है कि अवैध बालू जो खनन में ट्रैक्टर पकड़ाने वाले व्यक्ति होंगे उन्हें 5,000 और ट्रक पकड़ाने वाले जो व्यक्ति होंगे उन्हें 10,000 रुपये ये बिहारी योद्धा के रूप में मतलब उन्हें एक सम्मान के रूप में ये कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज समझिएगा, ये सभी चीजें संचालित कैसे होगी, जो खास करके अवैध गतिविधि में शामिल होंगे, कुछ इसमें वैध भी होते हैं। अच्छा, इसकी पहचान के लिए कुछ समय पहले आई थिंक 2023 में हमने एक जानकारी आपको दिया था, अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको बता दूं, वो चीजें यहाँ पर हालांकि हमने नहीं लिखा है। जो खास करके बालू ढोने वाले खास करके ट्रैक्टर होंगे, ट्रक होंगे, ट्रॉली आदि,
जितने भी प्रकार के वाहन इसमें सम्मिलित होते हैं, मूलतः ट्रकों आदि के लिए उसमें एक कंडीशन अप्लाई किया गया था। जैसे मान लीजिए ये जो ट्रक आपको दिख रहा है, इसमें एक कंडीशन अप्लाई ये किया गया था, सरकार की तरफ से फैसला आया था कि यहाँ पर ट्रक के चारों ओर, मान लीजिए ये जो ट्रक है इसके चारों ओर रेड कलर का एक पट्टी यानी कि पेंट करना। यानी कि जैसे कि मान लीजिए मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं, जैसे ये सपोज कीजिए ये खास करके ट्रक है, ठीक है, तो इसके चारों ओर मतलब ट्रक का जो बॉडी है इसके चारों ओर लाल कलर का एक चौड़ी पट्टी में मतलब रंगना अनिवार्य किया गया ताकि उससे पहचान हो सके कि ये जो मतलब जो ट्रक है या फिर ये जो वाहन है ये माल यानी कि बालू लेकर जा रहा है। तो ये चीजें यहाँ पर आपको समझना, ये इसी को पहचान करने की दिशा में लागू किया गया था। फिलहाल यहाँ पर एक्चुअली जो हम बात कर रहे थे बिहारी योद्धा को लेकर के, तो एक्चुअली ये अवैध खनन से ही संबंधित है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर ये तमाम जानकारी अच्छे तरीके से दिमाग में सेट हो गई है। आते हैं अगले प्रश्न पे। हाल ही में 2 जनवरी 2025 को निम्नलिखित में से कौन बिहार के 42वें राज्यपाल के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा यहाँ पर विकल्प नंबर ए, आरिफ मोहम्मद खान इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, उन्होंने किनका स्थान लिया है ये भी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। ये चीजें आपको मालूम है, इन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का स्थान दिया है। अब वो चीज आपको बता दूं कि आरिफ मोहम्मद खान हाल ही में 2 जनवरी 2025 को बिहार के 22वें नहीं बल्कि 42वें राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का स्थान लिया। आप इन्हें यहाँ पर खास करके आरिफ मोहम्मद खान साहब को तस्वीर में देख रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जो इन्होंने राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर का स्थान लिया है, अब इन्हें केरल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अच्छा, एक जानकारी और, किसी भी संबंधित राज्य की अगर हम बात करें तो राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज समझना है कि जो उन्हें शपथ दिलाया जाता है वो संबंधित राज्य के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ही दिलाया जाता है। यहाँ पर वो चीजें हमने लिखा भी है कि पटना उच्च न्यायालय के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश, अभी तो न्यायाधीश अभी रिसेंटली चेंज हुई है, लेकिन जनवरी 2025 की बात करें, आप यहाँ पर मौजूदा नहीं बल्कि तात्कालीन बोल सकते हैं, तात्कालीन मुख्य न्यायाधीश कृष्णन विनोद चंद्रन या फिर के.वी. चंद्रन, जो कि एक्चुअली केरल के रहने वाले हैं, इन्होंने राजभवन पटना में बिहार के राज्यपाल के रूप में उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है। अच्छा, रिसेंटली पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो ये बदलाव हुआ है। हालांकि कृष्णन विनोद चंद्रन के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में, मतलब इस तरह का एक प्रश्न यहाँ पर भी शामिल है, वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये ध्यान रखिए अभी रिसेंटली इसमें चेंज हुआ, अगर आप लोगों को मालूम है तो हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आगे हम बात करते हैं राज्यपाल के बारे में। देखिए, राज्यपाल के बारे में आपको कुछ पॉइंट ध्यान रखना है कि भारतीय राज्यों का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल किसी भी राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और उनकी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, ये आप यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 में है, जबकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। तो ये चीजें अभी दोबारा हम डिस्कस करेंगे आगे एक स्लाइड में, लेकिन उससे पहले बिहार के एक्चुअली राज्यपाल की बात हो रही है तो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल की, तो जय रामदास दौलत राम थे पहले राज्यपाल। यहाँ पर ये डाक टिकट इनके सम्मान में 1985 में जारी किया गया था। आप इन्हें तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं। ये बिहार में खास करके स्वतंत्र भारत में पहले मतलब बिहार के राज्यपाल थे। जबकि महिला वर्ग में राम दुलारी सिन्हा, ये बिहार की पहली महिला राज्यपाल है, मतलब पहली महिला राज्यपाल होने का इन्हें गौरव प्राप्त है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट जानकारी यहीं से निकल कर आती है, स्वतंत्र भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सरोजनी नायडू बनी थी। तो ये 2-3 पॉइंट यहां पर राज्यपाल के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है। राज्यपाल से संबंधित वो सभी महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जहां से प्रश्न आएंगे, एक एक करके सभी को देखिए। किसी भी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और वे एक प्रकार से राष्ट्रपति के प्रतिनिधि होते हैं। दूसरा पॉइंट है, किसी भी राज्य में राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। संविधान में राज्यपाल की व्यवस्था अनुच्छेद 153 में मतलब इसका प्रावधान किया गया है, जबकि राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति अनुच्छेद 155 के तहत करते हैं। अच्छा, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है और राज्यपाल बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है ये कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्यपाल को शपथ राज्य के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। तो फिलहाल इतनी बातें ध्यान रखिए। अभी आरिफ मोहम्मद खान बिहार के 42वें राज्यपाल बने हैं। तात्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश के.वी. चंद्रन थे, उन्होंने यानी कृष्णन विनोद चंद्रन ने उन्हें पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई है।
चलिए अब यहां पर हम आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री निम्नलिखित में से कौन है जिनके द्वारा हाल ही में नोएडा में 8वें इंडस फूड 2025 कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। ये एक्चुअली 8 से लेकर 10 जनवरी 2025 तक ये नोएडा उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ है। इसका जो राइट आंसर है, हमसे क्या पूछा गया, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो इस समय ये खास करके विभाग के जो मंत्री हैं ये चिराग पासवान है। अब यहाँ पर डिटेल में चीजों को हम समझते हैं, देखते हैं। देखिए, 8वें इंडस फूड 2025 जो कार्यक्रम है इसका आयोजन ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। उद्घाटन 8 जनवरी 2025 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान द्वारा इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। अच्छा, ये जो 8वां संस्करण है इसका जो आयोजन हुआ ये 8 को एक्चुअली शुरुआत हुआ था, 10 को संपन्न हुआ था। 8 से 10 मतलब इस तिथि को यहाँ पर ये आयोजित हुआ। ये 3 दिवसीय कार्यक्रम था, 8, 9 और 10 को आयोजित हुआ। अब यहाँ पर इस आयोजन की बात करें तो आपको बता दूं 2-3 पॉइंट यहाँ पर। यह इंडस फूड व्यापार प्रदर्शनी भारत के खाद्य और व्यंजनों को प्रदर्शित करती है, साथ ही भारत के खाद्य और पेय पदार्थों के निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। ये इस कार्यक्रम की या फिर ये जो आयोजित हुआ यहाँ पर इस आयोजन का एक मूल उद्देश्य है जिसको लेकर ये यहाँ पर आयोजित होता है। क्योंकि भारत की बात करें तो भारत वर्तमान में दुनिया का 7वां सबसे बड़ा खाद्य निर्यातक देश है। ऐसे में यह खाद्य और पेय पदार्थों के क्षेत्रों में उत्पादकों और अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों के लिए एक प्रकार का मंच प्रदान करता है, जो कि यहाँ पर अभी हमने चर्चा किया कि इसके निर्यात पर ही कहीं ना कहीं ये केंद्रित है। तो वे सभी लोग जो इस क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, इसमें संलग्न है, तो उनके लिए एक मंच ये प्रदान करता है। अच्छा, इस प्रकार का जो पहला इंडस फूड कार्यक्रम था 2017 में आयोजित किया गया था। 2019 से हालांकि यह ग्रेटर नोएडा में ही वार्षिक रूप से आयोजित किया जाता आ रहा है। तो इतनी बातें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान की बात हुई है, तो आइए यहाँ पर बिहार के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी पिछले साल 9 जून 2024 को भारत के प्रधानमंत्री रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लिए थे। ये इनका तीसरा कार्यकाल है नरेंद्र मोदी का। अच्छा, नए मंत्रिमंडल में बिहार से 8 संसद को मंत्री बनाया गया, जिनमें कि 4 जो है राज्य मंत्री हैं और 4 कैबिनेट मंत्री हैं। इन्हीं में आपको ध्यान रखना, कैबिनेट मंत्री में चिराग पासवान का भी नाम शामिल है, जिन्हें केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का पदभार दिया गया या फिर प्रभार दिया गया है। बिहार के अगर हम सांसदों की बात करें, जो कि आपको यहाँ पर हमने वो चीज लिख भी दिया है कि तीसरे कार्यकाल में जो 8 मंत्री बनाए गए हैं, इनमें 4 नाम तो आपको दिखेगा बतौर राज्य मंत्री, लेकिन 4 नाम आपको दिखेगा बतौर कैबिनेट मंत्री। आप यहाँ पर देख सकते हैं चिराग पासवान, जो कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का पदभार इन्हें सौंपा गया है। और फिर दूसरा नाम दिखेगा जीतन राम मांझी, जो कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज यानी कि एमएसएमई मंत्री का पदभार इन्हें सौंपा गया है। गिरिराज सिंह को कपड़ा मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को अगर हम बात करें तो पंचायती राज मंत्रालय, साथ साथ मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय इन्हें सौंपा गया। इस विभाग के ये मंत्री हैं। तो कुल मिलाकर ये बातें ध्यान रखिए, 2024 में जो तीसरी बार मतलब सरकार बनी है बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की, तो इसमें 8 संसद को मंत्री बनाया गया बिहार से। इससे पहले 2019 में 6 को मतलब, और उससे पहले अगर हम देखें तो 2014 में पहले कार्यकाल में 7 मंत्री यहां से बिहार से बनाए गए थे। तो इतनी बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये सभी चीजें जो अभी आप यहां पर देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, ये सभी हूबहू आप एप्लीकेशन के माध्यम से ये पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन होगी, चीजों का बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, इसको जरूर आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। जो ऑलरेडी कोर्स लिए हुए हैं, आप मंथली करंट अफेयर सेक्शन में जाएंगे, मतलब अपने कोर्स के तहत मंथली करंट अफेयर सेक्शन में जाइए, 2025 को वहां पर सेलेक्ट कीजिए, वहीं पर आपको ये दिखेगा। चलिए, छठा प्रश्न है कि बिहार सरकार की हालिया घोषणा के अनुसार किस जिले में घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा, ऐसी अभी घोषणा हुई है। तो यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि पश्चिमी चंपारण जिले में। और ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बिहार का सबसे बड़ा जिला है। आइए इसको लेकर चीजों को देखते हैं। देखिए, बिहार सरकार ने हाल ही में घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला प्रजनन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। बिहार सरकार की
ये घोषणा है जो कि पश्चिमी चंपारण में ये खास करके स्थापित करने को लेकर ये घोषणा हुई है। देखिए घोषणा के अनुसार पश्चिम चंपारण जिले के बेतिया में गंडक नदी में खास करके घड़ियाल और कछुओं के लिए राज्य का पहला इंक्यूबेशन सेंटर सा नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। कहां पर? तो पश्चिमी चंपारण जिले के बेतिया में, खास करके जो बेतिया जगह यहां पर गंडक नदी में ये खास करके स्थापित किया जाएगा। तो बात यहां पर हो रही है घड़ियाल और कछुओं को लेकर। अच्छा, घड़ियाल को लेकर एक जानकारी वर्ष 2023 में हमने आपको दिया था। एनजीटी की तरफ से बिहार सरकार को एक निर्देश आया था। यहां पर वो चीजें हमने लिखा है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि एनजीटी ने सोन नदी में घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने और इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का बिहार सरकार को निर्देश दिया था 2023 में। ये यहां से संबंधित पॉइंट है, चूंकि अभी ये खबरों में है तो ये जरूर पूछे जाने की संभावना है। ये अलग बात है कि हो सकता ना पूछा जाए, लेकिन संभावना जरूर है। ध्यान रखिएगा, एनजीटी की तरफ से 2023 में बिहार सरकार को यह निर्देश दिया गया था। और आपको बता दूं, अगर आपको मालूम नहीं है तो आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि बीपीएससी एग्जाम में जो अभी हालिया आयोजित हुआ है वहां पर 4 से 5 प्रश्न ऐसे भी थे जो बहुत ज्यादा पुराने थे, नए तथ्यों से रिलेट करके पूछा गया था। आर्टेमिस कार्यक्रम को लेकर एक प्रश्न पूछा गया था जो कि बहुत ही पुराना एक मिशन है नासा का, और ये चीजें नए तथ्यों से रिलेट करके पूछा जाता है और ये आपको यहां पर इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा, तभी जाके एग्जाम में आप बेहतर करेंगे। देखिए अब यहां पर चूंकि सोन नदी की हम चर्चा कर चुके हैं, सोन नदी में ही खास करके ये बनाने को घोषणा हुई थी और इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित करने की निर्देश आई थी एनजीटी की तरफ से। देखिए सोन नदी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है आगामी बिहार के एग्जाम के लिए, क्योंकि नदियों को लेकर भी खास करके तथ्यों को आपको पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर भारत के मध्य भाग में बहने वाली एक नदी है, यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से या फिर अनूपपुर जिले के अमरकंटक से निकलती है और ये छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और झारखंड राज्यों से गुजरकर बिहार में या फिर बिहार के पटना जिले में गंगा नदी में यह विलय हो जाती है और यह बिहार में रोहतास जिले से प्रवेश करती है। जो प्रवेश द्वार है सोन नदी का बिहार में, यह रोहतास जिला है। अच्छा, बिहार राज्य में सोन नदी की लंबाई 202 किलोमीटर है। अच्छा, एक जानकारी ये ध्यान रखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर यह लिखा गया है कि सोन नदी रोहतास जिले से बिहार में इंटर करती है, उसी प्रकार से गंगा नदी के बारे में ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गंगा नदी बक्सर में एक जगह है चौसा, वहां से प्रवेश करती है और ये पूछा हुआ प्रश्न है। अगला, पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में ही बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व है। हालांकि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में प्रस्तावित था लंबे समय से, अभी रिसेंटली इसे मंजूरी भी मिल चुका है केंद्र सरकार की तरफ से। तो आप ये बोल सकते हैं कि बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व जो बन रहा है ये कैमूर में बन रहा है। तो फिलहाल इतनी बातें ध्यान आप लोग रखेंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। इस राज्य की अगर हम बात करें तो अपना बिहार, यानी कि विकल्प नंबर डी यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आइए संबंधित तथ्यों को हम देखते हैं। देखिए बिहार क्रिकेट संघ यानी कि बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी के नेतृत्व में बिहार के सभी जिलों में प्रभावशाली खिलाड़ियों की खोज के लिए बिहार ग्रामीण लीग का आयोजन किया गया। अच्छा, इसका उद्देश्य अभी ये आयोजित हो रहा है। दरअसल इसके उद्देश्य की बात करें तो गाँव, स्कूलों, कॉलेजों और ब्लॉक स्तर के प्रखंड स्तर पर प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की खोज करना और उन्हें राज्य में क्रिकेट की मुख्य धारा में लाना है। खास करके आपको ये ध्यान रखना है इसके यहाँ पर। अच्छा, एक चीज हम पहले ये चर्चा कर लेते हैं, जो मतलब खास करके पहल शुरू किया गया है, इसके साथ ही बिहार राज्य ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित करने वाला या फिर शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। एक्चुअली यही यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्यक्रम है या फिर ये जो पहल है ये विशेष रूप से उन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के लिए है। एक प्रकार से ये प्रतिभा खोज कार्यक्रम है, खास करके क्रिकेटरों को लेकर जिन्हें अब तक खास करके मौका नहीं मिला है जिला या फिर राज्य स्तर पर खेलने का। यहाँ पर वही चीजें हमने लिखा है, तो उनकी प्रतिभा का खोज करना और उन्हें राज्य में क्रिकेट की मुख्य धारा में लाना एक प्रकार का एक पहल है, यानी कि प्रतिभा को तराशना एक प्रकार का एक पहल है, जो कि इसकी शुरुआत खास करके क्रिकेट को लेकर के अभी हाल ही में बिहार क्रिकेट संघ द्वारा किया गया है। अच्छा, इस लीग में खास करके जो यहाँ पर एक्चुअली हम बात कर रहे हैं जो शुरू हुई है, इसमें 13 वर्ष से 23 वर्ष की आयु के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं और चयनित खिलाड़ी को बिहार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बड़ा मंच प्रदान किया जाएगा। उन्हें निखारा जाएगा, उनकी प्रतिभा को देश और दुनिया के बीच लाया जाएगा। ये एक प्रकार का पहल है और इस प्रकार का खास करके पहल यानी कि ग्रामीण क्रिकेट लीग आयोजित करने वाला देश का पहला राज्य बना अपना बिहार। चलिए 8वां प्रश्न है कि हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार
वर्ष 23 से 24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का विकास दर बढ़कर कितना हो गया है। देखिए राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर ए, यानी कि 14.47% ये बढ़कर हो चुका है। अब इसको समझिएगा, हालिया आई एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 23 से 24 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का विकास दर इतना हो गया, यानी कि 14.47% हो गया। यही एक्चुअली प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर एक पॉइंट निकलकर हमें यह भी मतलब देखने को मिलता है इसमें, इस रिपोर्ट के संदर्भ में, कि विकास दर के मामले में बिहार अब देश में चौथे स्थान पर है। दरअसल असम पहले स्थान पर, सिक्किम, फिर तेलंगाना प्रथम 3 स्थान पर है। चौथे स्थान पर हमें बिहार का नाम देखने को मिलता है। तो अपने आप में ये तो डाटा इंपॉर्टेंट है ही, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही बिहार को कौन सा स्थान मिला है इसमें नवीनतम रिपोर्ट में, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अच्छा, ये तो रही बात यहाँ पर विकास दर की। अच्छा, इसके अतिरिक्त बिहार में प्रति व्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हुई है, जो कि अब वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय जो है 66,828 रुपया हो गया है। जबकि 22 से 23 में, ये यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 23-24 की, तो यहाँ पर इतना हुआ। लेकिन 22 से 23 में, कि पिछले वित्त वर्ष में देखें तो प्रति व्यक्ति आय 59,637 रुपये थी, यानी कि वर्तमान मूल्य पर पिछले साल में प्रति व्यक्ति आय में 7,584 रुपये की यहाँ पर हमें बढ़ोतरी देखने को मिलता है। तो ये कुछ डेटा यहाँ पर डायरेक्टली इस प्रश्न से संबंधित था। ये तमाम बातों को ध्यान रखें। इसमें जो हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है ये 3 पॉइंट है। विकास दर क्या रहा, कौन से स्थान पर रहा, साथ ही साथ जो प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है, ये चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक जानकारी आप सबको दे दूं। देखिए खास करके वैसे अभ्यर्थी जो घर बैठे रहकर आगामी 71वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, अगर आप भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं तो बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दे सकते हैं। एप्लीकेशन आप जब डाउनलोड करेंगे तो यही वाला कोर्स आपको परचेज करना है, आपको ज्वाइन करना है। आप इस कोर्स के माध्यम से अपने आगामी 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए तमाम स्टडी मटेरियल, नोट्स आदि टेस्ट सीरीज यहां से प्राप्त कर सकते हैं। ये कुछ बेनिफिट लिखे हुए हैं, आप ये तमाम चीजें यहां पर इस कोर्स के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर आपकी करंट अफेयर्स की जो कोर्स चलती है तो क्या हमें करंट अफेयर्स का अलग से लेना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अगर आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है कि करंट अफेयर्स का जो पैकेज है इसी में इंक्लूडेड है। इसी कोर्स में करंट अफेयर्स का एक सेक्शन आपको दिखेगा जहां पर हमारे तमाम मटेरियल करंट अफेयर्स को मिलेंगे, अलग से कुछ लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अच्छा, अभी इसी में टेस्ट सीरीज लॉन्च हुआ है, ये कुल मिला के 220 जो प्रॉपर टेस्ट सीरीज है वो आपको मिलेंगे। इसमें 70 आपका फुल लेंथ टेस्ट है और 150 प्लस सेक्शनल टेस्ट है। अच्छा, इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स और बिहार जीके आदि के कई सारे टेस्ट आपको मिलेंगे। खास करके करंट अफेयर्स के अनलिमिटेड टेस्ट है, मतलब आप जितना प्रैक्टिस करना चाहे यहां से कर सकते हैं। ये तमाम चीजें इसी कोर्स में आपको मिलेगी। नए अभ्यर्थी जब इसे ज्वाइन करेंगे तो ये कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, लिमिटेड समय के लिए है। एक्चुअल फीस का 399 है। जब ये कूपन कोड को अप्लाई करेंगे तो एडिशनल डिस्काउंट यहां पर आपको इस कोर्स में देखने को मिलेगा। अच्छा, यहां पर इस कोर्स की विशेषता यह है कि इसी कोर्स के आईडी और पासवर्ड से आप इसे हमारे वेबसाइट के थ्रू रियल टाइम टेस्ट का फील ले सकते हैं। वेबसाइट है bpscmaker.com। आप वहां पर सेम आईडी पासवर्ड से लॉगिन कीजिएगा अपने कंप्यूटर पीसी, चाहे आप कहीं पर भी, आप वहां पर अच्छी तरीके से प्रॉपर टेस्ट का फील ले पाएंगे, एकदम अपना मूल्यांकन कर पाएंगे। सारे टेस्ट का विस्तृत वर्णन भी मिलेगा, 2 पीडीएफ आपको इसका मिलेगा। ठीक है, तो ये तमाम चीजें आपको ध्यान रखना है। आप इसको ज्वाइन करके चीजों को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी जानकारी चाहिए इनसे संबंधित, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है ये वाला है, इस पर आप हमें बेझिझक कॉल करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, बैंकॉक में हालिया आयोजित हुई पैराशूट छलांग प्रतियोगिता में जहानाबाद बिहार की किस बेटी ने 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहानाबाद बिहार की रहने वाली, इनका नाम है अनामिका शर्मा। अतः विकल्प नंबर ए यहां पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, आपको बता दूं कि हाल ही में जनवरी 2025 में बैंकॉक में पैराशूट छलांग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, बैंकॉक थाईलैंड में। इस प्रतियोगिता में जहानाबाद बिहार की अनामिका शर्मा ने महाकुंभ का झंडा लेकर 13,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर सफल लैंडिंग कर इतिहास रच दिया। और उन्होंने यह छलांग TAC 750 विमान से लगाए थे। ये आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो तस्वीर में आप इन्हें यहाँ पर देख रहे हैं, ये अनामिका शर्मा जहानाबाद की रहने वाली है। और यहाँ पर देखिएगा, इस वाले तस्वीर में जो छलांग लगाई है ये हवा में है और ये महाकुंभ का झंडा हाथ में लिए हुए है। आपको ध्यान रखना है कि वह भारत की
सबसे कम उम्र, अभी इसमें 20 साल उनकी उम्र है और वे लाइसेंसधारी स्काई ड्राइवर है। ये आप ध्यान रखें, लाइसेंसधारी सबसे कम उम्र की होने का इन्हें गौरव प्राप्त है और ये कारनामा अब तक भारत की किसी महिला स्काई डाइवर ने नहीं किया है। महिला स्काई डाइवर की बात करें तो यहाँ पर स्काई डाइवर में किसी भी महिला का नाम में नहीं दिखता है जो कि इतनी ऊंचाई से स्काई डाइविंग की है। तो ये चीजें ध्यान रखें, क्योंकि अब यहाँ पर हमने एक चर्चा किया था कि अनामिका शर्मा महाकुंभ का झंडा लेकर छलांग लगाए थे। तो महाकुंभ के बारे में यहाँ पर आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, महाकुंभ का जो आयोजन है ये प्रत्येक 144 वर्ष बाद होता है। इस बार यह आयोजन जो है ये प्रयागराज में 13 जनवरी 2025 से 26 फरवरी 2025 तक आयोजित किया गया। आप ये ध्यान रखेंगे, ये भी जनवरी से ही संबंधित प्रश्न है। 13 जनवरी 2025 को इसकी शुरुआत हुई थी और 26 जनवरी 2025 तक इसका आयोजन हुआ, 26 फरवरी 2025 तक एक्चुअली में। अब यहाँ पर अगला पॉइंट है कि कुंभ मेले का जो आयोजन है ये 4 पवित्र स्थलों पर किया जाता है। इन 4 में से प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक का नाम शामिल है और ये जो आयोजन है ये 12 साल में इन चारों स्थलों पर बारी बारी से मतलब घूमती रहती है। अभी जैसे प्रयागराज में हुआ तो फिर हरिद्वार, उज्जैन, नासिक आदि में होगा, तो बारी बारी से मतलब ये खास करके आयोजन होता है। तो महाकुंभ को लेकर भी ये चीजें ध्यान रखिएगा, हालांकि कई चीजें हमने आपको पढ़ाया भी है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, बिहार में निम्नलिखित में से कहां हाल ही में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान का उद्घाटन किया गया? ये बिहार का पहला प्लास्टिक कचरा प्रबंधन संस्थान है। उद्घाटन अभी हाल ही में इसका किया गया है भागलपुर में। अतः विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर वही लिखा है कि इसका शुरुआत अभी भागलपुर में हुआ है। दरअसल यह भागलपुर जिले के अलीगंज स्थित सिपेट यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी परिसर में ये यहाँ पर स्थापित किया गया है। भागलपुर में एक क्षेत्र है अलीगंज, यहीं पर ये सिपेट जो खास करके परिसर है यहाँ पर आयोजित हुआ, मतलब ये खास करके इसका उद्घाटन हुआ है। और यहाँ पर अगला पॉइंट है कि इस संस्थान के माध्यम से प्लास्टिक कचरे को रिसाइकल करने और नए उत्पादों में बदलने की एक योजना है और यह संस्थान पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और बिहार के इतिहास में इस तरह का पहली बार हुआ है जो यहाँ पर इसकी शुरुआत हुई है। कहाँ पर? तो भागलपुर में। ठीक है, तो फिलहाल इस प्रश्न से इतनी जानकारी। हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए, बिहार पर्यटन विभाग ने हाल ही में किस राज्य के या फिर राज्य के किस जिले में, एक्चुअली यहाँ पर बिहार की बात हो रही है, राज्य के किस जिले में अवस्थित पुष्करणी तालाब के विकास के लिए 29.04 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है? देखिए, अभी खास करके जो प्रगति यात्रा थे नीतीश कुमार की, इस दौरान कई सारी घोषणाएं हुई, उसी में से एक ये भी निकल कर आया है। अभी खास करके ये जो पुष्करणी तालाब की बात कर रहे हैं जिसके विकास को लेकर लगभग 30 करोड़ रुपए या फिर 29.04 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। ये वैशाली से संबंधित है। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पे। ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट कि हालिया लिखित या फिर अनुवादित पुस्तक मिथिला के आधुनिक दिग्गज खंड 2 के लेखक या फिर अनुवादक निम्नलिखित में से कौन है? इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इसमें जो राइट आंसर यह है विकल्प नंबर बी यानी कि विवेकानंद झा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बी नंबर ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। देखिए, इस पुस्तक का नाम क्या है? मिथिला के आधुनिक दिग्गज खंड 2। अब यहाँ पर वो चीजें हमने लिखा है। देखिए, मिथिला के आधुनिक दिग्गज खंड 2 विवेकानंद झा द्वारा लिखी गई या फिर अनुवादित की गई पुस्तक है और यह पुस्तक द लिविंग लेजेंड ऑफ मिथिला पार्ट 2 का हिंदी रूपांतरण है या फिर ये बोल सकते हैं हिंदी अनुवाद है। किसका? तो द लिविंग लेजेंड ऑफ मिथिला पार्ट 2, जो कि किस रूप में अभी ये प्रकाशित हुआ? तो मिथिला के आधुनिक दिग्गज खंड 2, जो यहाँ पर आप इस तस्वीर के माध्यम से इसके कवर पेज को देख सकते हैं। देखिए, इसका विमोचन हाल ही में 5 जनवरी 2025 को बिहार संग्रहालय पटना में सरयू राय के द्वारा किया गया। अच्छा, इस पुस्तक में मिथिला के आधुनिक दिग्गजों के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। विशेषतः ये पुस्तक की विषय वस्तु है जिसमें मिथिला के दिग्गज या फिर आधुनिक दिग्गज और उसके जीवन और उपलब्धियों के बारे में इसमें चर्चा किया गया है इस पुस्तक में। अच्छा, मिथिला क्षेत्र की बात हो रही है, आइए इसको लेकर समझते हैं। कई लोगों को यहाँ से कंफ्यूजन होता है। देखिए, मिथिला के बारे में एक तो पहला पॉइंट यह है कि मिथिला का सर्वप्रथम उल्लेख हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, वो चीजें इसमें हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट है कि मिथिला जो क्षेत्र है ये अधिकांशतः वर्तमान बिहार में आता है। इसमें बिहार का तिरहुत प्रमंडल और साथ ही साथ
तिरहुत, दरभंगा, मुंगेर और इसके अतिरिक्त कोसी, पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल तथा झारखंड का संथाल परगना प्रमंडल के साथ साथ नेपाल के तराई क्षेत्र के कुछ भाग भी इसमें शामिल है, जो कि मूलतः मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत कहा जाता है, लेकिन विशेषतः अधिकांश भाग जो है ये बिहार में आता है। देखिए बिहार में तिरहुत प्रमंडल हो गया, दरभंगा, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया, भागलपुर, यहाँ पर आप गिनती कर लीजिए, 3 इधर हो गया, फिर यहाँ पर 3 हो गया, 6 प्रमंडल। बिहार में 9 प्रमंडल है, उनमें से 6 प्रमंडल में मिथिला क्षेत्र मतलब ये फैला हुआ था, मतलब ये क्षेत्र इसे कहा जाता है। असल इस क्षेत्र को विदेह के नाम से भी जाना जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ये ध्यान रखेंगे, इस क्षेत्र को विदेह की संज्ञा भी दिया गया था। अच्छा, विदेह राज्य का उल्लेख पहली बार यजुर्वेद संहिता में मिलता है। हालांकि मिथिला का उल्लेख जो है ये बौद्ध जातक ग्रंथ जो है, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण और साथ साथ रामायण और महाभारत जैसे विभिन्न महाकाव्य में भी इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। जिस प्रकार से हम लोग ये याद रखते हैं कि प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है, खास करके बौद्ध जो ग्रंथ है गुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जो खास करके जैन ग्रंथ है वहां से, उसी प्रकार से इसके बारे में भी ध्यान रखिए, मिथिला का ही नाम है विदेह और इसकी चर्चा हमें यहाँ पर ये सारे ग्रंथों में देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज ये ध्यान रखना है कि जो मिथिला क्षेत्र है विशेषतः जैन धर्म के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल का क्षेत्र रहा है, ये चीजें यहाँ पर समझना है। अच्छा, बिहार में अगर हम जो प्रमंडलों की एक्चुअली बात कर रहे हैं तो 9 प्रमंडल हैं, इसको याद रखने का बाकायदा एक ट्रिक भी हमने आपको बतलाया था। ये 9 प्रमंडल की हम बात करें तो इसका याद रखने का ट्रिक है पूसा को मुंभा दंपति, ऐसे आप याद रखिए, पूर्णिया सारण यानी कि पूसा से पूर्णिया, सारण को से कोसी, फिर मुंह से मुंगेर, भा से भागलपुर, दो से दरभंगा, मौ से मगध, पौ से पटना, ती से तिरहुत, पूसा को मुंभा दंपति, इस तरह से याद रख सकते हैं। पूसा, पूर्णिया, सारण, कोसी, मुंगेर, भागलपुर, दरभंगा, मगध, पटना, तिरहुत, ये 9 प्रमंडल है, इसे आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अगला प्रश्न अब यहाँ पर देखिएगा, ये 38वें राष्ट्रीय खेलों से संबंधित है और बिहार को लेकर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार सरकार खेल और खिलाड़ियों को लेकर जिस प्रकार से पहले की तुलना में अभी पिछले 2-3 वर्षों में सजग हुई है, इसको लेकर काफी ज्यादा प्रतिबद्ध है, कई सारी घोषणाएं होती है, आपको बहुत सारी चीजें बिहार के संदर्भ में देखने को मिलता है। रिसेंटली जो राजगीर में नया खेल परिसर बना और बहुत सारी घोषणाएं होती है, मेडल लाओ, नौकरी पाओ, इस प्रकार की कई योजनाएं भी चल रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर राष्ट्रीय खेल एक जो बड़ी खेल प्रतियोगिता है उसके संदर्भ में एक प्रश्न है कि उत्तराखंड की मेजबानी में हालिया आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में बिहार कितने पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा। देखिए, इस प्रतियोगिता में बिहार जीता है 12 पदक, यानी कि विकल्प नंबर सी, और ये 12 पदक के साथ पदक तालिका में बिहार रहा है 29वें स्थान पर। आइए इसे डिटेल में हम समझते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। देखिए, 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक उत्तराखंड की मेजबानी में पहली बार राष्ट्रीय खेलों के 38वें संस्करण का आयोजन किया गया। ये राष्ट्रीय खेलों का 38वां संस्करण था। 36वां गुजरात में आयोजित हुआ था, 37वां गोवा में आयोजित हुआ, फिर 38वां उत्तराखंड की मेजबानी में आयोजित हुआ, और ये पहली बार था जब उत्तराखंड ने राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किया, यानी कि नेशनल गेम्स की। और इसका जो शुभंकर है ये मौली है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, राजकीय पक्षी मोनाल से प्रेरित है। इसका विषय की बात करें तो इस खेल का विषय था ग्रीन गेम्स, और जो खास करके ऑफिशियल एंथम था इस खेल का, ये था संकल्प से शिखर तक। अच्छा, इस प्रतियोगिता में अगर हम बात करें इस प्रतियोगिता की, तो सर्विसेज की टीम, जो सेना की जो टीम थी, आपको ध्यान रखना है, कुल 121 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। और राष्ट्रीय खेलों को लेकर हमने कई बार ये डिस्कस आपके बीच किया है कि राष्ट्रीय खेलों के पदक तालिका में खास करके जब ये संपन्न हो जाती है, पदक तालिका फाइनली तैयार हो जाता है, तो उसमें जो शीर्ष पर रहती है, जो अधिक ट्रॉफी अपने नाम करती है, उसे राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। तो यहाँ पर सेना की टीम पहले स्थान पर रही और राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी अपने नाम किया। हालांकि उसके बाद पदक तालिका में महाराष्ट्र और हरियाणा रहा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सर्विसेज यानी कि सेना की टीम अब तक 5 बार, पहली बार 2007 में, फिर 11, फिर 2015, 2022 और रिसेंटली 2025 में ये राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी अपने नाम किया है। क्योंकि यहां से भी एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है, किसे दिया जाता है, ये चीजें स्टोरी जो हमने आपको बतलाया है, जो मतलब इसमें कंडीशन है, वो चीजें ध्यान रखिएगा। अब आइए यहाँ पर 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर बिहार के संदर्भ में बात करें। देखिए, बिहार के खिलाड़ियों ने 38वें राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 12 पदक जीते, और इन 12 पदकों में से 1 गोल्ड है, 6 सिल्वर है और रिमेनिंग 5 है ब्रॉन्ज, यानी कि 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य
पदक अपने नाम किया और पदक तालिका में अपना बिहार 29वें स्थान पर रहा है। इस प्रतियोगिता को लेकर कंप्लीट इंफॉर्मेशन बिहार के संदर्भ में यहाँ पर दी गई। ये तो आयोजन है, ये शुभंकर है, और हमने एक जानकारी और आपको दिया था जो ऑफिशियल जो एंथम इसको लेकर। अब यहाँ पर पदक तालिका में जो खास करके हम बात करें तो बिहार 12 पदक अपने नाम किया, जिसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य शामिल था, जिसमें 29वें स्थान पर रहा पदक तालिका में। पदक तालिका के जो टॉप 3 टीमें हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर जो हमने लिखा है ये पॉइंट जो है मतलब ये एक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा किस खेल में बिहार को पदक मिला और कौन सा पदक मिला है। इसमें एक पॉइंट जो है मतलब ये पहला वाला महिला लॉन बॉल टीम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। ये खास करके बिहार के इतिहास में पहली बार है। अगर हम बात करें पहली बार बिहार ने खास करके 15 नवंबर, यहाँ पर आप लोगों को मालूम होना चाहिए 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ था। कब? तो 15 नवंबर 2000 को। तो तब से लेकर अब तक यानी कि बिहार का जो स्वतंत्र रूप है मौजूदा समय में राष्ट्रीय खेलों के इतिहास में बिहार ने कभी भी स्वर्ण नहीं जीता था। ये पहली बार है जब इसमें बिहार ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। और ये किसने दिलाया? तो महिला लॉन बॉल टीम ने। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। अच्छा, इससे पहले गोवा में जो 37वां राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ था, इसको लेकर ये ध्यान आप लोग रखेंगे। ये तो इसकी पदक तालिका है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि बिहार 8 पदक अपने नाम किया था और पदक तालिका में 30वें स्थान पर रहा था। लेकिन इसका अगला संस्करण जो 2024 में आयोजित हुआ, बिहार इसमें 29वें स्थान पर रहा। 1 अंक का सुधार हमें देखने को मिलता है। अच्छा, गुजरात में आपको ध्यान रखना, गुजरात के 6 शहरों में 36वां राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ था 2023 में, 23 नहीं बल्कि 22 में, ये ध्यान रखिए, जहां पर बिहार ने केवल 1 पदक जीता था। और वो भी पदक कौन सा था? तो कांस्य पदक। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिए, इसका जो शुभंकर है 38वें राष्ट्रीय खेलों का, यह है मौली। ठीक है, जबकि वहीं पर हम बात करें 37वें राष्ट्रीय खेलों के बारे में तो इसका शुभंकर है मोगा, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जबकि वहीं पर जो एक्चुअली 36वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर हम बात कर रहे हैं, इसका शुभंकर यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह है सावज। ठीक है, तो इतनी जानकारी यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला 14 नंबर प्रश्न है कि उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार की महिला खिलाड़ी खुशबू कुमारी, निखत खातून और पायल प्रीति ने देश की ट्रिपल महिला स्पर्धा में यानी किस खेल की ट्रिपल महिला स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दी, जो कि राष्ट्रीय खेलों में पिछले 25 वर्षों में बिहार का ये पहला स्वर्ण पदक है। अभी हम आपको बतला रहे थे ये लॉन बॉल में बिहार को ये स्वर्ण पदक मिला है और ये पहला और एकमात्र स्वर्ण है राष्ट्रीय खेलों में जो 38वें संस्करण में बिहार को मिला। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में उड़ीसा में आयोजित यहां पर देखिए, उड़ीसा में आयोजित विजेट नहीं होगा बल्कि विजय होगा। यहाँ पर मिस टाइपिंग है, ये होगा विजय, आप लोग सुधार कर लेंगे। विजय मर्चेंट ट्रॉफी अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट का जो खिताब है, बिहार ने किस टीम को हराकर अपने नाम कर ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज किया है? ये प्रश्न है। एक्चुअली यहाँ पर बात करें तो त्रिपुरा को हराकर बिहार ने इस खिताब को अपने नाम किया। अंडर 16 वाला जो विजय मर्चेंट ट्रॉफी है, ये क्रिकेट टूर्नामेंट, इसकी बात हम कर रहे हैं। त्रिपुरा को हराकर अपने नाम किया, इसको सुधार कर लीजिएगा, विजय होगा, यहाँ पर मिस हुआ है। चलिए, अगले प्रश्न पे आते हैं। केंद्र सरकार की हालिया आई एक रिपोर्ट है, केंद्र सरकार की हालिया आई भूजल स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक भूजल दोहन हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 2024 को लेकर अगर हम बात करें तो सिवान में सबसे अधिक भूजल दोहन हमें देखने को मिलता है। ये नवीनतम रिपोर्ट है और ये केंद्र सरकार की तरफ से हाल ही में आई है। अब यहाँ पर इसको लेकर डिटेल में हम तथ्यों को समझते हैं। देखिए, केंद्र सरकार की भूजल स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक भूजल दोहन सिवान जिले में हुआ है। साथ ही सिवान जिले के पानी में यूरेनियम का भी अंश देखा गया है। इस रिपोर्ट में इसका खुलासा किया गया है। हालांकि बिहार में कई ऐसे जिले हैं जहां पर खास करके जलस्तर में यूरेनियम और कई जिलों में आर्सेनिक की मात्रा देखने को मिलती है। फिलहाल यहाँ पर सिवान को लेकर यह ध्यान रखिए, यहाँ पर यूरेनियम का कुछ अंश देखा गया है। अच्छा, भूजल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सिवान, वैशाली, बक्सर, जहानाबाद, इसके अतिरिक्त लखीसराय में जो पानी है ये यहाँ पर पानी में खारापन भी अधिक पाया गया है। ये नवीनतम रिपोर्ट में ये सारी बातें कही गई है। हालांकि बिहार के 33 जिलों के भूगर्भ जल में आयरन की मात्रा अधिक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आयरन बहुत पाया जाता है। पानी मतलब अगर आप दांत भी मतलब मुंह भी धोएंगे तो वो दांत आपको मतलब आपका लाल कर देगा, तो आयरन के कारण ही वो चीजें होता है। अच्छा, मौजूदा समय में देश
के सर्वाधिक आयरन प्रभावित 6 राज्यों में बिहार भी शामिल है। जो खास करके आयरन से जो मतलब जलस्तर में अधिक आयरन है उसमें बिहार भी शामिल है, जिसमें कि आपको ध्यान रखना छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक जो खास करके जलस्तर है वो आयरन प्रभावित है। अच्छा, एक जानकारी और, केंद्र सरकार की इस भूजल स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार देश में सर्वाधिक भूजल जो दोहन है ये राजस्थान में हुआ है। अच्छा, एक जानकारी ये ध्यान रखिएगा, ये जो तस्वीर है ये मैंने इंटरनेट से लिया है, मैं ये दावा नहीं करता हूँ ये तस्वीर कहाँ की है, बल्कि मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक कुआं में आप देख सकते हैं ये भूजल का जो अति दोहन हुआ है उसी का एक परिणाम है कि पीने के लिए जल को लेकर इतनी मारामारी हो रही है। तो समझ रहे हैं कि जल ही जीवन है, जो कथन कहा गया है ये बिल्कुल ही सही है। जल है तो कल है, जल ही जीवन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जल का उचित इस्तेमाल ही हमें करना चाहिए। हालांकि बिहार में जल की कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी पीने योग्य जो जल है वो बहुत तेजी से मतलब जलस्तर में कमी आ रही है। तो ये चीजें समझिएगा, पीने वाला जो मीठा जल होता है उसके जलस्तर में हमें निरंतरता के साथ कमी देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर हम आते हैं अगले प्रश्न पे। मशरूम लेडी के नाम से बिहार की डैश को यानी किस महिला को 26 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में स्वागत समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इनका नाम है बीना देवी, जो कि एक्चुअली मुंगेर की रहने वाली है और ये अपने पंचायत की सरपंच भी रह चुके हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं रामनाथ कोविंद के साथ, दरअसल इसको लेकर हम चर्चा करेंगे। 2020 में इन्हें सम्मानित किया गया था। देखिए, मशरूम लेडी के नाम से चर्चित बीना देवी मुंगेर जिले की टेटियाम्बर प्रखंड के तिलकारी गांव की रहने वाली है। उन्हें हाल ही में 8 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में 26 जनवरी को यहाँ पर राष्ट्रपति भवन 2 बार लिखा गया है, तो 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में स्वागत समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। ये ध्यान रखें, आमंत्रण मिला था उन्हें 8 जनवरी 2025 को। अच्छा, बीना देवी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च 2020 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने महिला सशक्तिकरण एवं समाज में उल्लेखनीय योगदान के लिए नारी शक्ति सम्मान से उन्हें सम्मानित किया था। अच्छा, 2018 में उन्हें महिला किसान अवार्ड एवं 2019 में किसान अभिनव पुरस्कार भी मिल चुका है। तो ये ध्यान रखेंगे कि इनका नाम है बीना देवी, मशरूम लेडी के नाम से ये प्रसिद्ध है पूरे बिहार व भारतवर्ष में, और अभी हाल ही में इन्हें आमंत्रण मिला था। तो ये चीज ध्यान रखें, रहने वाली कहाँ की है तो मुंगेर जिले की। आते हैं अगले प्रश्न पे। पर्यटन विभाग की हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार का कौन सा स्थल विदेशी सैलानियों की पहली पसंद है जहां पर सर्वाधिक यात्री आते हैं? इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर ए, यानी कि बोध गया। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, तो पर्यटन विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार 2023 में 5,46,000 विदेशी पर्यटक बिहार आए। ये 2023 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन 2024 में ये जो आंकड़ा है बढ़कर 7,36,000 हो गया। और ये बात हो रही है खास करके विदेशी पर्यटकों को लेकर के, यहाँ पर देशी पर्यटक को इंक्लूड नहीं किया गया है। विदेशी पर्यटकों की बात करें तो इसकी संख्या 7,36,000 रही 2024 में। अच्छा, विदेशी सैलानियों की पहली पसंद बोध गया, फिर राजगीर, पटना और वैशाली बनी हुई है। इसमें एक नया स्थल ऐड हुआ है जो खास करके पर्यटन विभाग के अनुसार ये कहा गया है कि सोनपुर जो है, आपको ध्यान रखना है कि इसके नए पसंद का यानी कि इनके पसंद का नया स्थल के रूप में उभरा है, जो कि सोनपुर जो है ये सारण जिले के अंतर्गत आता है। तो ये नए स्थल के रूप में उभरा है, जो कि एक्चुअली यहीं पर जो दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला का आयोजन होता है, सोनपुर मेला, जो खास करके ये हम लोग जानते हैं, आपको ध्यान रखना है। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला इसी को ही कहा जाता है। अच्छा, रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा बोधगया का भ्रमण करने 1.12 लाख विदेशी यहां पर पहुंचे। इस सूची में 2024 में अगर हम देखें तो बोधगया पहले स्थान पर रहा, फिर राजगीर में करीब 1 लाख, फिर गया में 97,000, नालंदा में खास करके आपको ध्यान रखना है कि 73,353, वैशाली में फिर इतना, फिर सोनपुर में इतना, जबकि राजधानी पटना में इतना विदेशी पर्यटक यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एक चीज यहाँ पर समझिएगा, कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी, बोधगया तो गया के ही अंतर्गत आता है ना। हाँ, तो ओवरऑल गया में अगर हम देखें तो 97,000 हमें, एक सेकंड यहाँ पर कुछ कंफ्यूजन हो रही है डेटा में, बोधगया जो है गया के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सुधार ये करना है, जैसे कि बोधगया जो है, बोधगया के बारे में इतना कहा गया, तो बोधगया तो पहले स्थान पर है ही, इसमें आपको ध्यान रखना ही है। फिर उसके बाद आता है राजगीर का स्थान, जो कि 1 लाख मतलब यहाँ पर पर्यटक आए हैं। ये वाला थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि बोधगया जो गया में, ये हमने लिखा कहीं स्रोत से ही लिखा है,
मैं इसको देखूंगा फिर आपको इसके बारे में बताऊंगा। फिलहाल इसको मतलब स्किप कर दीजिए। यहाँ पर बस डेटा को याद रखने की जरूरत नहीं, बस यहाँ पर जो हमने पॉइंट आपको बताया है ये वाला विशेष रूप से ध्यान रख लीजिए। अगर पूछा जाएगा तो पहली पसंद है बोध गया, फिर राजगीर जो कि नालंदा में आता है, फिर पटना, फिर वैशाली और नए स्थल के रूप में इसमें आता है सोनपुर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इस वाले पॉइंट को फिलहाल छोड़ दीजिए। अब यहाँ पर अगले पॉइंट पे आते हैं। रिपोर्ट के अनुसार विदेशी सैलानियों के लिए सोनपुर नया पसंदीदा स्थल बन रहा है। 2024 में सोनपुर पशु मेला देखने के लिए 62,871 विदेशी आए थे। इसमें अगर हम बात करें तो 2023 में यहाँ पर हमें कुल 145 ही विदेशी देखने को मिलते हैं जो आधिकारिक डेटा है। फिर 2022 में हमें 489 पर्यटक विदेशी पर्यटक देखने को मिलता है। तो ये चीज ध्यान रखिए, अभी ये आंकड़ा आपको चौंका सकता है कि एक नया स्थल बनकर उभरा है सोनपुर। तो फिलहाल इतनी बातें यहाँ पर इस प्रश्न से संबंधित ध्यान आपको रखना है। आते यहाँ पर अगले प्रश्न पे, चूंकि बात हो रही यहाँ पर एक्चुअली किसकी, बोध गया की। तो बोध गया जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित एक पवित्र स्थल है और ऐसे में कुछ जानकारी हम रिकॉल आपको कराने वाले हैं, ध्यान से इसको देखिएगा। बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई एक पवित्र स्थल है और ऐसे में यहाँ पर जो बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर है, इसे वर्ष 2002 में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया था और ये बिहार का पहला स्थल था जो इसमें शामिल हुआ था। फिर लंबे समय के बाद 2016 में नालंदा महाविहार इसमें शामिल हुआ इस सूची में द्वितीय स्थल के रूप में, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में। तो ये चीज समझिएगा, आपसे अगर पूछा जाए कि बिहार में यूनेस्को का कितना धरोहर स्थल है तो 2 है, महाबोधि मंदिर परिसर और नालंदा महाविहार जो क्रमशः 2002 और 2016 में इसमें शामिल हुआ है। हालांकि ओवरऑल पूरे भारत में यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की संख्या 43 है। 43वां स्थल रिसेंटली इसमें शामिल हुआ है 2024 में, अहोम राजवंश का मोईदाम। देखिए मैंने कई बार ये डिस्कस किया, अहोम जो होता है अहोम तो एक प्रकार का राजवंश है, जबकि मोईदाम जो होता है ये हजारों सालों से दफन एक प्रकार का स्थल होता है, ये संज्ञा दी जाती है। तो 2024 में 43वें स्थल के रूप में इसमें शामिल हुआ। लेकिन 2023 में अगर हम बात करें, ये तो 2024 को लेकर रहा, 2023 में बात करें तो शांति निकेतन जो पश्चिम बंगाल में रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित है, एक आवासीय विद्यालय के रूप में इन्होंने इसकी स्थापना किया था। फिर 2023 में ही होयसल का जो मंदिर समूह है कर्नाटक का, ये इसमें ये 2 स्थल शामिल हुआ था। तो ओवरऑल 43 स्थल है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में भारत का। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2025 में, देखिए पटना उच्च न्यायालय की थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, वहीं से ये प्रश्न है कि जनवरी 2025 में डैश यानी कि किन्हें पटना उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि मुख्य न्यायाधीश कृष्ण विनोद चंद्रन का स्थान लिए थे। इनका नाम है आशुतोष कुमार। हालांकि हम अभी पुनः डिस्कस कर रहे हैं आपके बीच, मैंने आपको बोला था कि पटना उच्च न्यायालय को नया मुख्य न्यायाधीश मिल चुका है। ठीक है, ये जानकारी आप लोगों को हमें बताना है। इनका नाम क्या है? कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में कृष्ण विनोद चंद्रन के स्थान पर नियुक्त हुए थे आशुतोष कुमार। अगला प्रश्न है, हालिया जारी लॉजिस्टिक सुगमता सूचकांक 2024 में बिहार को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि तेजी से आगे बढ़ने वाले राज्यों की श्रेणी में बिहार को रखा गया है। यहाँ पर देखिए भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉजिस्टिक सुगमता सूचकांक 2024 जारी किया गया, यानी कि लीड्स 2024 का जो खास करके जो रिपोर्ट है वो जारी किया गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा इसे जारी किया गया और इस रिपोर्ट में राज्यों के लॉजिस्टिक प्रदर्शन का मूल्यांकन 4 स्तंभों के आधार पर किया जाता है। जो इसका पैमाना है ये भी पूछा जाता है किसी भी चीज को लेकर। मैं ये नहीं कह रहा कि यही वाले प्रश्न से पूछा जाएगा, लेकिन जो पैमाना होता है, जो आधार होता है किसी चीज का आंकलन या मूल्यांकन करने को लेकर, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो खास करके जो अभी जारी हुआ लॉजिस्टिक सुगमता सूचकांक, इसमें आपको ध्यान रखना लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक सेवाएं, संचालन और नियामक वातावरण, साथ ही साथ नव परिचित स्थायी लॉजिस्टिक, ये 4 बिंदुओं पर यह केंद्रित रहा। अच्छा, इस सूचकांक में आपको यह ध्यान रखना है कि बिहार को समग्र लॉजिस्टिक सेवाओं की गुणवत्ता में या फिर गुणवत्ता की तेजी से बढ़ने वाले राज्यों की श्रेणी में एकमात्र राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसमें इस मतलब कैटेगरी में एकमात्र राज्य है बिहार। दरअसल ये सभी चीजें कैसे पॉसिबल हो पाई है लॉजिस्टिक को लेकर, खास करके आपको ध्यान रखना कि बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी सहित राज्य के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार ने राज्य को परिवहन में बढ़ावा दिया, जिससे व्यापार करने में और भी आसानी हुई है। खास करके सड़क और रेल कनेक्टिविटी जो
बेहतर हुई है, इससे खास करके इंफ्रास्ट्रक्चर में जो सुधार हमें देखने को मिलता है, तो यही एक परिणाम है कि जब इस प्रकार की चीज़ें होंगी, इस तरह का विकास होगा, तो इससे क्या होगा कि लॉजिस्टिक सेवाएं भी बहुत तेज़ी से मतलब वो खास करके संचालित हो पाएगी। अच्छा, ये आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में अनावरण की गई बिहार लॉजिस्टिक नीति 2024 इस परिवर्तन का उत्प्रेरक है। एक महत्वपूर्ण भूमिका ये बिहार लॉजिस्टिक नीति खास करके इसमें प्ले करता है। एक चीज ये ध्यान रखिएगा, आपको बता दूं कि बिहार सरकार द्वारा 22 दिसंबर 2023 को बिहार लॉजिस्टिक नीति 2023 प्रकाशित किए थे। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मेरे ख्याल से 23 नहीं 24 नहीं बल्कि 23 होना चाहिए, क्योंकि लॉजिस्टिक नीति 2023 में प्रकाशित हुआ था 12 दिसंबर 2023 को। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान आपको रखना है। और ये तमाम चीज़ें खास करके लॉजिस्टिक नीति आदि को लेकर हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। फिलहाल कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखिएगा, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और एप्लीकेशन पे भी एक चैट वाला सेक्शन आपको मिलता है होम पेज पर, आप वहां पर भी अपने डाउट को हमसे पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम आदि पर हमें फॉलो कर सकते हैं संकेत सर के नाम से। अच्छा, इसके अतिरिक्त आप हमें टेलीग्राम आदि पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गोगाविल जो कि 217 एकड़ में फैली यह झील में विश्व की 62 प्रजातियों के पक्षियों का बसेरा है। यह बिहार ने या फिर बिहार सरकार ने हाल ही में इसको पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है। बताएं कि यह बिहार में कहाँ अवस्थित है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पुष्करनी तालाब को लेकर चर्चा किया था, जो कि बिहार के वैशाली में है। उसी प्रकार से यहाँ पर गोगाविल को लेकर कहा गया है कि इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेगी बिहार सरकार। तो बिहार के ये कटिहार में है। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए बिहार के किस जिले के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल को, यहाँ पर के लिए नहीं बल्कि एक शब्द यहाँ पर आप लोग ऐड करेंगे, सौरभ जोरवाल को इलेक्टोरल प्रैक्टिसेज अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ये किस जिला अधिकारी मतलब किस जिले के जिलाधिकारी हैं? राइट आंसर यहाँ पर होगा विकल्प नंबर ए, यानी कि पूर्वी चंपारण। आपको इनसे संबंधित जानकारी दे दूं कि लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर चुनाव प्रबंधन के लिए बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल के लिए, सौरभ यहाँ पर भी देखिए मिस हुआ है, सौरभ जोरवाल को होगा एक्चुअली में, तो इन्हें इलेक्टोरल प्रैक्टिसेज अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। ये चीज़ें मैं पीडीएफ में सुधार दूंगा, ये मैंने ही खुद से इसको तैयार किया है, पता नहीं मतलब मिस्टेक कैसे हो गया यहाँ पर, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। 2024 से इन्हें सम्मानित किया गया मतलब इस अवार्ड से। हालांकि अगर हम बात करें तो भारतीय निर्वाचन आयोग ने देश भर के केवल 11 जिला निर्वाचन अधिकारियों को पदाधिकारियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया, जिनमें एक नाम यहाँ पर सौरभ जोरवाल का भी दिखता है, जो कि तस्वीर में आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी थे। अब यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, उन्हें यह सम्मान राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर 25 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और समझ में आता है कि पूर्वी चंपारण जिले को देश भर में चुनाव प्रबंधन के लिए एक आदर्श जिले के रूप में भी चुना गया। तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब चूंकि लोकसभा चुनाव 2024 की बात हुई है, तो 18वां लोकसभा चुनाव जो है ये 7 चरणों में 19 अप्रैल से लेकर 1 जून 2024 तक आयोजित किया गया। यहाँ पर बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल 3 ऐसे राज्य रहे जहां पर ये 7 चरणों का चुनाव आयोजित हुआ। और ये 18वीं लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटों पर विजय मिली, मतलब ये 293 सीटें प्राप्त हुई, जबकि आपको ध्यान रखना इंडिया अलायंस को 234 सीटें मिली, जिसमें कांग्रेस को 99 है, जबकि बीजेपी को इंडिविजुअली 240 मिला, कांग्रेस को 99। ये चीजें विस्तृत तौर पर हमने यहाँ पर आपको बतलाया था इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पे या फिर एप्लीकेशन पे जो फ्री वीडियोज वाला सेक्शन है वहां पर आप इसको जाके देख सकते हैं, इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये 18वां संस्करण है लोकसभा चुनाव का। विस्तृत तौर पर ये चीजें हमने आपको बतलाया था, आप वहां पर मतलब यहाँ पर ये तमाम चीजें देख सकते हैं। 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक ये चुनाव हुआ, कुल मिला के 7 चरणों में 18वां लोकसभा चुनाव 4 जून 2024 का इसका परिणाम आया। और इस चुनाव में 543 सीटों के लिए पूरे भारत में 7 चरणों में चुनाव हुआ, यही जानकारी अभी हम बतला रहे थे। और सिर्फ 3 ऐसे राज्य जहां पर 7 चरणों का चुनाव हुआ, ये राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पर कुछ और बातें, जैसे कि 543 सीटों में अगर हम लोकसभा सीटों में बात करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं। और इस वर्ष 18वें लोकसभा चुनाव में बिहार के 40 लोकसभा सीटों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए को 30 सीटों पर जीत प्राप्त हुई। वहीं पर महागठबंधन यानी कि इंडिया अलायंस को 9 सीटों पर जीत मिली, जबकि एक जो अन्य सीट रहा ये पूर्णिया लोकसभा वाला, ये आपको ध्यान रखना जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने अपने नाम किया। तो 40 सीटों में एनडीए को 30 सीटें, इंडिया अलायंस को 9
और 1 सीट जन अधिकार पार्टी को मिला, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब इसको डिटेल में समझते हैं। जो एनडीए है, जो इसके घटक दल है, जो कि भाजपा, जदयू, लोजपा, हम आदि से बात करें तो भाजपा 17 पर चुनाव लड़ा, 12 पर जीता, जदयू 16 पर लड़ा, 12 पर जीता, लोजपा 5 पर लड़ा और 5 पर जीत गया। जबकि हम अगर सेकुलर पार्टी की बात करें तो 1 पर लड़ा, 1 पर जीत गया। यानी कि बिहार में अगर हम देखें, यहां पर ये 2 पार्टी का जो विनिंग परसेंटेज रहा है 18वें लोकसभा चुनाव में 100% रहा है। जितने भी सीटों पर चुनाव लड़ा वो सब पर जीत हासिल किया। वहीं पर इंडिया अलायंस में बात करें, जो इसके घटक दल है राजद, जो कि 23 पर लड़ा, 4 पर ही महज जीत पाया। ये आरजेडी के लिए बहुत बड़ा एक प्रकार से झटका था, 23 पर लड़कर 4 पर ही जीत हासिल की। कांग्रेस 9 पर लड़ा, 3 पर जीता। भाकपा माले 3 पर लड़ा, 2 पर जीता। जबकि वहीं पर निर्दलीय में पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के, इन्होंने अपना मतलब लोकसभा चुनाव जीता, खास करके पूर्णिया लोकसभा क्षेत्र से। तो ये चीजें बिहार को लेकर, जो 40 लोकसभा सीटें आप यहाँ पर काउंट कर लीजिए, आपको इसमें 40 सीटें देखने को मिलेगा। ये जानकारी ध्यान रखिए। जनवरी 2025 में आई रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान कार्ड बनाने में या फिर इसके संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिए, यहाँ पर पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा आयुष्मान कार्ड बनाने में, जो रिपोर्ट जनवरी 2025 में आई है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा और अपना बिहार रहा इसमें तीसरे स्थान पर। फाइनल आंसर हालांकि होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी विकल्प सत्य है। जनवरी 2025 के रिपोर्ट के आधार पर इसमें 3 जो राज्य हैं शीर्ष पर, उत्तर प्रदेश पहले, महाराष्ट्र दूसरे और बिहार तीसरे स्थान पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हें हाल ही में 12 जनवरी 2025 को मधुबनी में मिथिला कल्याण फाउंडेशन द्वारा ऋषि सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है? दरअसल उन्हें यह सम्मान फेस रीडिंग और रुद्राभिषेक में शानदार प्रदर्शन के लिए दिया गया है। ये किनके द्वारा दिया गया है? यहाँ पर लिखा गया है मिथिला कल्याण फाउंडेशन द्वारा 12 जनवरी 2025 को। और इस सम्मान का नाम क्या है? तो ऋषि सम्मान, और ये 2024 वाला है। ये पंडित शंभुनाथ झा को प्रदान किया गया है। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मंदार महोत्सव, जो कि हर साल 14 जनवरी को मनाया जाता है, बताएं कि बिहार के किस प्रमंडल में ये आयोजित होता है? यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए, मंदार जो जगह है या फिर जो मंदार जो पर्वत भी एक्चुअली है, ये कहाँ पर है? बांका में है। अब यहाँ पर हमने आपसे क्या पूछा, कई लोग हड़बड़ी में तो बांका खोजेंगे, कौन सा विकल्प में बांका है। मान लीजिए विकल्प नंबर ई में यहाँ पर हमने बांका आपको लिख दिया, ठीक है। सपोज कीजिए विकल्प नंबर ई में बांका है। प्रश्न है कि किस प्रमंडल में ये आयोजित किया गया। आप पढ़ेंगे, अच्छा मंदार महोत्सव है, कहाँ पर आयोजित हुआ, तो आंख मूंद के बांका मार देंगे। एक्चुअली बांका होगा ही नहीं, क्योंकि हमें क्या पूछा गया है, बिहार के किस प्रमंडल में। बांका आता भागलपुर प्रमंडल में, तो भागलपुर इसका राइट आंसर ना होगा, ये ध्यान रखिएगा। और भागलपुर जो प्रमंडल है, ये बिहार का सबसे छोटा प्रमंडल है। इसके अंतर्गत केवल 2 जिले ही आते हैं, भागलपुर और एक बांका। तो ये चीजें यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा हाल ही में यानी कि जनवरी 2025 में किस जिले में अवस्थित मोनिया बाबा मेला को राजकीय दर्जा दिया गया है? और ये भी दर्जा शायद प्रगति यात्रा के दौरान ही नीतीश कुमार ने दिया है, और जो संबंधित है बिहार के सिवान से। अतः विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो आज के इस वीडियो में जनवरी 2025 से संबंधित जो बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण संग्रह थे उसको हमने देखा, और जो विस्तृत जानकारी थी वो भी चीजें हमने आपको बतलाने का प्रयास किया। आई होप कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा। जो आपका छूटा हुआ था मतलब जनवरी 2025 का, वो अब कवर हो जाएगा। इसका पीडीएफ जो है, 2 पीडीएफ, एक तो ये बोर्ड पीडीएफ बिहार स्पेशल का, इसको आपको डाउनलोड करना ही करना है, और इसके अतिरिक्त बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं सहित एक और पीडीएफ है, वो भी आपको डाउनलोड करना, अपडेट कर दी गई है। आप लोग उसे प्राप्त कर सकते हैं एप्लीकेशन पे जाके, इस कोर्स के माध्यम से मंथली करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में। और एक बात ये ध्यान रखिएगा, जैसे ही 6 माह संपन्न होगा, इसका जो अर्धवार्षिकी पीडीएफ है बिहार स्पेशल का, एकदम डिटेल में सारी जानकारी विथ इमेज, जैसे पिछले साल भी हमने आपको दिया था अर्धवार्षिकी और फिर वार्षिकांक, वो चीजें आपको इसी कोर्स में मिलने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, ये इस कोर्स की बेनिफिट है, और आपको इस कोर्स को परचेज करते समय ये कूपन कोड अप्लाई करना है। विशेष रूप से ये ध्यान रखेंगे, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी शिकायत है, कोई भी समाधान चाहिए इस कोर्स को लेकर, हमें इस नंबर पे आप जरूर कॉल कीजिएगा। अच्छा, इससे
इसके अतिरिक्त हमने आपको ये बतलाया था टेस्ट सीरीज के बारे में। जितने भी लोग 71वीं बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन में लगे हैं, इस कोर्स को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, रामबाण साबित होने वाली है। इस कोर्स में करंट अफेयर्स के तमाम मटेरियल भी मिल जाएंगे। अच्छा, जो अभी हमने आपको पढ़ाया जनवरी 2025 वाला, ये भी मतलब इसी में आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादातर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, जो हमने एक प्रश्न आपसे पूछा था, पटना हाई कोर्ट के जो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।